अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, अमरीकी नायब सदर ने कहा है कि भारत कोई ऐसा रद्द-ए-अमल ना दे जो खित्ते में तनाज़े का बायस बने। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से राब्ते के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोन पर बातचीत की और पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी ख़त्म करने पर जोर दिया, जबकि अमरीका की साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पहलगाम हमले की तहकीकात गैर जानिबदाराना माहिरीन से कराने की तजवीज़ की हिमायत की है। चीन ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान का कहना था कि हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। ये दुनिया के बड़े मुमालिक पाक भारत कशीदगी के हवाले से इतने फिक्रमंद क्यों हैं? हद हो गई यार। दुनिया को अब कहते हैं ग्लोबल विलेज, आलमी गांव है ये। और एक जगह आलूदगी होती है तो बाकी मुल्क मुतासर होते हैं। और अमेरिका ने एक हरकत, वो सुपर पावर है, उसकी बात अलग है, लेकिन एक हरकत उसकी जो है पूरी दुनिया को में उसकी ना वेव्स जाती हैं। इसी तरह मतलब पूरी दुनिया की बात ये नहीं है कि दोस्त ममालिक और गैर दोस्त ममालिक, ये इंसान हैं, महज़ब हैं, सोच समझ रखते हैं, इंसानी ज़िंदगियों के साथ इनकी को दिलचस्पी है। और महज़ब दुनिया और नाम नहाद तरक्की पजीर, हमें अब तरक्की पजीर ये लाड से कहने लगे हैं हम जैसे मुल्कों को। पहले कहते होते थे गैर क्या, अंडर डेवलप्ड। अच्छा, तो महज़ब दुनिया यानी डेवलप्ड दुनिया और नाम नहाद ये तरक्की पजीर मुल्कों में रवैयों का ही फ़र्क है, याद रखना। वरना उनकी कोई 3-3 आँखें या 4-4 टांगें नहीं हैं। कौमों के अरूजो ज़वाल की अगर तारीख़ पढ़ो तो आपको समझ आ जाएगी। अदरवाइज़ कभी सुना है कोई कौम जो कभी दुनिया पे हुक्मरानी की हो? मुख्तलिफ लोग आते जाते रहे हैं। अमेरिका का भी एक फ़ेज़ है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने भी की है उनमें से कभी किसी के कोई आज़ाद डिफरेंट नहीं थे। सोच डिफरेंट होती है, कमिटमेंट और तरह की होती है, देखने का तरीका मुख्तलिफ होता है, इसलिए वो करते हैं। तो इन लोगों ने जो कहा वो ठीक है। ये ज़िम्मेदार मुल्क हैं। मोदी साहब की तरह ये मुहिमबाज नहीं हैं जो अपने एक जगह इलेक्शन जीतने के लिए पूरे के पूरे खित्ते को दाव पे लगाने के चक्कर में हैं। लेकिन बहरहाल छोड़ो, वो ठीक है, ये नेचुरल बात है। शुरू में जब स्लो मोशन में काम जा रहा था तब भी मैंने कहा था कि नहीं, ला ताल्लुक़ नहीं रह सकती दुनिया, महज़ब दुनिया ला ताल्लुक़ नहीं। चूँकि मामला अगर आखिर पे पहुँच गया तो पूरा कुर्राए हर्ज़ उससे मुतासर होगा। खित्ते को तो छोड़ो, चलें आप आगे चलें। ठीक है हसन साहब, दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर दिफा का कहना था कि भारतीय हमले का अगले चंद दिनों में ख़तरा है। अब उन्होंने कहा है कि तसादुम का इम्कान कम हो गया है, मगर भारत अब भी बौखलाहट का शिकार है। पाक फ़ौज की कुव्वत बढ़ा दी, हमने स्ट्रेटेजिक फ़ैसले कर लिए। एटमी हथियारों का इस्तेमाल इसी सूरत किया जाएगा जब मुल्की वजूद को बराह रास्त ख़तरा हुआ। ये तीनों में से कौन सी ऐसी उसने बात की है जो कॉमन सेंस में आम बंदे को, पढ़े लिखे बंदे को पता है कि ख़तरा है? एक तरफ वो कह रहा है, दूसरी तरफ तसादुम का इम्कान कम हुआ है। अच्छा भाई ठीक है, ये वेव्स हैं, ये आती जाती वोल्टेज है, कभी गिरती है कभी ऊपर होती है। हम जिस तरह के ममालिक हैं, हमारे यहाँ ये चलता है, महज़ब दुनिया में नहीं होता होगा। हमारे यहाँ वोल्टेज नहीं, कभी बढ़ जाती है तो वो सारे आपके जो कुछ भी होते हैं पांडे टिंडे वो ख़राब हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। वोल्टेज कम हो जाती है, उसका अलग नुकसान है। तो ये बिल्कुल इसी तरह की एक सूरत हाल है, एक मैडनेस है जो चल रही है। तो पाक फ़ौज की कुव्वत बढ़ा दी, हमने स्ट्रेटजिक फ़ैसले कर लिए। अभी तुमने क्या कर लिए, तुम्हें क्या पता दिफा क्या होता है। तो जो डे वन से तैयार बैठे हैं, जिन्होंने पहले बहुत सारी जंगें भुगती हैं, वो तो हमेशा एवर रेडी वाला काम होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये वो की वो पंजाबी का एक मुहावरा है, पता नहीं करते पहुंची जांझ ते विनो कुड़ी दे कान, ऐसे थोड़ी होता है। तैयार हैं लोग, ऐसी कौन सी बात है। जो इदारा हमारा, मैं पाक फ़ौज की बात कर रहा हूँ, वो ज़ाहिर है हमेशा उनकी प्रायोरिटी नंबर 1, 2, 3 तो यही होती है। बाकी मामलात में तो ये जो सिविलियन है ना, ये सियासतदान नाम नहाद, ये घसीटते हैं उनको। तो दूसरी तरफ आप देखो, सलामती कौंसिल में भारत अपनी मर्ज़ी की वो जो करारदाद थी वो मंजूर नहीं करा सका। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने कामयाब उम्दा सफारतकारी करते हुए पहलगाम वाक़े पर के ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदाद थी, उसमें सख्त
जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे उन्होंने ड्रॉप करवा दिए हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी भारत के मौक़िफ़ को तस्लीम करने से इनकार कर रही है, चूँकि वो बोधा है। और अब मोदी साहब ने अपने चुनाव को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। और इसी बात पे मुझे सियासतदानों, पूरी दुनिया की नहीं, अपने और इस टाइप के सियासतदानों से और सियासत से मुझे नफ़रत इसलिए, ये है नहीं, ये अपनी इतनी सी चीज़ के लिए अवाम का इतना कुछ बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और करते हैं। तो यही कुछ इन्होंने कहा। बीजेपी के अक्सर उम्मीदवार अपनी जमानतें जब्त करा बैठे थे पिछले इलेक्शन में, ये पता नहीं क्या नारे क्या लगा रहे थे, नतीजा क्या निकला है, ये रूबा जवाल हैं। अल्लाह इंडियंस को, हमारे पड़ोसियों को, भाइयों को अक्ल दे, वो जाएं अपने बुजुर्गों की विरासत की तरफ। एक संजीदा पॉलिटिकल पार्टी, ये किस ज़माने में क्या बेच रहे हैं? हिंदू तबाह, पता नहीं यार क्या मेंटालिटी है, क्या सोच है। कभी इनमें को मैच्योर बंदा आ जाए, या कौम अपना रुख तब्दील तो कर लिया है उन्होंने। अल्लाह करे अगले इलेक्शन का देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? अच्छा साहब, कौमी सलामती के साबिक मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई तो मुकम्मल तबाही होगी। ये भी कोई ख़बर नहीं है। जब ये सिलसिला शुरू हुआ है, मेरा ख्याल है हमारे पहले प्रोग्राम मैंने कहा तो यहाँ तो घास नहीं उगेगी सदियों तक। तो जो उन्होंने कहा है तो बिल्कुल ठीक है। वो अथॉरिटी हैं, वो एक साबिक मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, वो जो बात कर रहे हैं 100% दुरुस्त है। और एक बात है हमें भी जहन में रखनी चाहिए और हमसे ज़्यादा उनको जहन में रखना चाहिए। मैं आपको एक मवाजना देता हूँ पाकिस्तान का। मैंने कहा था ना कि नुकसान जंग में उसका ज़्यादा होता है जिसका हुजम ज़्यादा होता है। एक 6 फुट का आदमी और एक 5 फुट के आदमी के दरमियान अगर एक्सचेंज ऑफ फायर होता है तो 6 फुटा मरेगा, वो 6 फुट का मरा, जो 4 फुट का है वो। अच्छा, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर, ये मैं को फ़खरिया नहीं कह रहा हूँ, मैं फैक्ट शीट अवाम के सामने रख रहा हूँ, जिनमें हमारे इंडियन लिसनर, वो तो पता नहीं बैनशान हो गया, जो भी है, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं 15.6, ज़हन में रखना। फ़ी का सालाना आमदनी है $1407, आबादी 25 करोड़, लिटरेसी रेट जो है 62 से 68 के दरमियान, करेंसी शरह तबादला जो है $1 के बदले 278 रुपये। समझ आई बात? गुर्बत की लकीर के नीचे 9 करोड़, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान का टोटल दफाई बजट है तकरीबन $7.5 बिलियन। अब चलो ज़रा मोदी साहब की तरफ, इंडिया की तरफ देखो, बात सुनो। जब एटम बॉम्ब है ना, वो ये नहीं देखेगा कि हिंदुस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $686 बिलियन है। हमारा कितना मैंने भी बताया, 1506 बिलियन। एटम बॉम्ब नहीं देखेगा। नॉर्मल हालात हों अगर तो ये चीज़ें मैटर करेंगी। एटम बम के सामने नहीं, वो बहुत बड़ा बदमाश है। अच्छा, और बॉम्ब ये भी नहीं देखेगा कि फ़ी का आमदनी हमारे यहाँ, उनके यहाँ है 2.25 लाख सालाना। ठीक है, हमारी मैं बता ही चुका हूँ। अच्छा, करेंसी का जो है शरह तबादला इंडिया का 85 रुपये है $1 के बदले। हमारा मैंने क्या बताया, $1 के बदले 278 रुपये। समझ आई बात? एटम बम ने नहीं देखना, उस बेवकूफ़ को समझ ही नहीं आनी। अच्छा, बम ये भी नहीं देखेगा कि इंडिया की आबादी 1.46 अरब है, वो आए तो सिर्फ 5 करोड़ है। ना ना ना, बमों की आंखें नहीं हैं जो देख कर फटें या सोच कर फटें। अच्छा, मज़ेदार सूरत हाल है वैसे। अच्छा, वहाँ का मतलब इंडिया का लिटरेसी रेट है 77%। समझ आई बात? हमारा है 62 से 68 तक। अच्छा, बॉम्ब को ये भी नहीं पता चलना खबीस को कि सरहद के उस पार गुर्बत की लकीर के नीचे तकरीबन 19 करोड़ लोग जिंदा रहने पे मजबूर हैं। अच्छा, इंडिया जिस चीज़ को अपनी माइट समझता है, एक लम्हे की मार भी नहीं है। ग्रैंड टोटल जब आएगा ना, तो उसमें पाकिस्तान नुकसान में नहीं। उसकी एक और वजह मैं पहले बता चुका हूँ। हमारे तो
पता नहीं 55-56 मुसलमान मुल्क हैं, वो तेरा की बनेगा कालिया। मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, करना है तो कर लो। अच्छा और बात सुनो, ये कोई बाबा था, सैलाब आया, पूरा गांव हवेलियां रुड़ गई, बर्बाद हो गया सारा कुछ ही। तो वो जो बुजुर्ग था वो दरख्त पे चढ़ के कह के मार रहा हो, गरीब आदमी किसान। चौधरी ने कहा बेगैरत हमारा बेड़ा गर्क हो गया है, जानवर रुड़ गए, हवेलियां रुड़ गई, तू क्या? उन्हें कहा जी तक गरीब होता मजा आया है। तो ये तो मैच ही बहुत आला है, ये मैच बराबर पे ख़त्म होगा। चूंकि नुकसान उधर ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली हमारे फ़ायदे में है। और बात सुनो, पता नहीं इनके सीनों में वाकई दिल नहीं होते और इनकी खोपड़ियों में भेजे नहीं होते। लाशें पड़ी हों लाखों करोड़ों के हिसाब से, तो कोई बहुत ही बेगैरत होगा जो उन पर रोने की बजाय पूछेगा इनका मज़हब क्या था। बच्चे, औरतें, माजूर, बूढ़े। और बात सुनो, हमारे दीन में पहले था अरब वर्ल्ड में कि जंगों के बाद जो फातहीन होते थे वो मफ्तूहीन जो थे, मफ्तू हुआ जो लोग होते थे, उनकी लाशों के आज़ा काट देते थे। हमारे हुजूर ने मना किया। और मैं सोचता हूँ कि एटमी जंग हो गई तो अदा ही नहीं रहने, किसी ने बढ़ना की है। ਉਹ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ अपील है कि यार एक बारी टंटा मुका दो, फिर नहीं अगर बाज आते पूरी कोशिश करें रुक जाए, नहीं रुकता तो फिर ये 100 साल बाद देखेंगे आने वाली नस्लें, जो बचा कुचा होगा वो आ जाएगा। आगे चलो। हसन साहब, आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान के पास एटम बम ना होता तो क्या इंडिया अब तक हमला कर चुका होता? कई हमले कर चुका होता। तुमने मुझे मेरे अंदर का एक एहसान फरामोश आदमी जगा दिया है ये सवाल करके। देखो, बड़ी गलतियां, बड़ी हिमाकतें, बड़ी रौनत जुल्फ़कार अली भुट्टो में भी थी। फरिश्ता कोई नहीं है यहाँ, लेकिन आज दिन है उस आदमी को खराज तहसीन पेश करने का। वो इतना विजनरी था कि हमारा अददी रकबा ये वो सारा, तो ये तो फिर बैलेंस इसी तरह होगा। सो जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद, आपको सलाम। दूसरा, मरहूम अब्दुल कदीर खान, उनसे कोई गलती बाद में हुई होगी मैं नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान की हद तक उन्होंने मुझे एक बार बताया था। वो मेरा उनके साथ बहुत खूबसूरत ताल्लुक़ बन गया था। हालांकि मैं उनको मिलने से गुरेज करता था, चूँकि मैं मजाक उड़ाता था कि हम जाहलों की कौम है, एटम बम बना के फुदक रहे हैं। चूँकि फुदकना उन्हें चाहिए जिन्होंने ईजाद किया है, हमने तो एक नकल मारी है। मेरा एंगल और था, उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। दूसरे मोहसन वो हैं, आज जो है ना बटन दबाया फलाना, ये तो अभी मतलब लौंडे लपटों वाली बातें हैं ना, ये मोहसन है हमारे। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, ये दिन है इन लोगों को खराज तहसीन पेश करने का, ये हीरोज़ हैं हमारे। चलें। अखबारी खबर के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ने वाले नॉर्दर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार को ओहदे से हटाकर हिरासत में ले लिया गया। भारतीय जनरल MVS कुमार ने धमकी दी कि सच्चाई पर मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो तमाम मावराए कानून इकदामात बता दूंगा। जबकि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी है। इस एतराफ़ के बावजूद भारत ने इस दहशतगर्दी का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया। देखो, जितनी बातें आपने की हैं ना, ये किसी आलमी अदालत में चला जाए, ये UN और UN भी पूरा ढोंगी है। अब पहली बात तो ये है कि वो कितनी अजीम माँ होगी जिसने जनरल VS कुमार जैसे इंसान को जन्म दिया। आपने वजह नहीं बताई कि ओहदे से हटा के हिरासत में ले लिया गया, क्यों? ही रिफ्यूज्ड कि मैं इस गंदगी और गुनाह में शामिल नहीं हो सकता। सलाम है उस माँ को जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया, ऐसे बाज़मीर आदमी को जन्म दिया। एमी ले लिया लेफ्टिनेंट जनरल को हिरासत में। उनके लिए वो अजीब होगा, लेकिन उसके लिए अजीब नहीं होगा। वो इंसानों के कत्लेआम में शामिल नहीं होना, उसको पता होगा मुझसे आपसे
या शायद हमारी अपनी हुकूमत से बेहतर उसको पता होगा कि ये बकवास कर रहे हैं। और उनकी वीएस कुमार साहब की जो आखिरी जो जुमला आपने बताया है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो तमाम मावराए कानून इक़दामात बता दूंगा, व्हाट डज दैट इंडिकेट? ऐसे कौमों में वाकई खाल खाल पैदा होते हैं। ये सही लाल जनामान है, काबिल फ़ख्र इंसान। मेरे दिल में इनके लिए, मैं इनके लिए दुआ करूँगा, मेरे दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा ताज़ीम है। और खुदा की कसम उसकी वजह हरगिज़ ये नहीं है कि हिंदुस्तान और वो जंग के धाने पे हैं, फलाना आइटम खाना, वो चलता रहा सारी ज़िंदगी। क्या किताबें पढ़ते गुजर गई? बनी ना इंसान की सारी ज़िंदगी जंगों से भरपूर है। एक जंग रुकती है तो दूसरे की तैयारी में वक्त सर्फ होता है बाकी, इसलिए वो कोई बात नहीं। लेकिन खूबसूरत आदमी। अच्छा, ये क्या होता है? मोहम्मद अली क्ले, आप वो तो बच्चे हो गए उस वक्त, या पता नहीं थे भी कि नहीं। मोहम्मद अली क्ले, कैसिस क्ले, इस्लाम कबूल करने के बाद दुनिया का लेजेंड, उससे बड़ा स्पोर्ट्समैन माँ ने शायद जाना ही नहीं। बॉक्सर, वियतनाम की जंग में उन्होंने कहा ही रिफ्यूज्ड। उस जैसा दलेर बहादुर माँ ने कहाँ पैदा करना है? उसने कहा नहीं, मैं वियतनामीज का, मासूम लोगों का, बेकसूर लोगों का मैं क्यों कत्लेआम करूं? सो गैरतमंद कहीं भी पैदा हो सकता है। अच्छा, सादा सवाल है यार, मुझे तो कुछ ज़्यादा अकल शक्ल नहीं है कि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर, जिसको मैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ वोटर पसंद नहीं करता, 1000 जन्म भी ले तो मैं उसको कभी ना वोट दिया है ना दूंगा, लेकिन बात तो वो ठीक कर रहा है। सीधी सी बात है कि भाई एक वाक़या हुआ, काबिल मज़म्मत है, अफसोसनाक है, इंसानी ज़िंदगियाँ गईं, इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा लेते हैं मिलकर। मुझे बताओ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? ये मत देखो कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, जेन्युइन बात। 26-27 बंदों के लिए तुम 26, 28, 30 करोड़ बंदा मरवाने चले हो, या अकल करो। गैरत मर गई है, ज़मीर सो गया है, या उसने खुदकुशी कर ली है। देखो, मकतूल भी ऐसे हैं ये जिनके कातिल मुतनाज़े हैं, या और भी उनकी मौत से भी ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि बाकायदा। अच्छा, लेकिन भारत का मीडिया और सियासतदान ही जान ज़दा है। मैं देखता हूँ उलझन होती है, 15-20 मिनट के बाद ना मुझे मतली सी होने लगती है। मैं कहता हूँ यार बंद कर। एक आखिरी बात सुन लो, पता नहीं आपका वक्त ज़ाया होगा व्यूअर्स का। मेरे एक भाई थे फुफीज़ाद, बहुत प्यार था उनसे। उन्होंने दुनिया में कोई मुल्क छोड़ा नहीं जो कई बार नहीं देखा। पूरा नाम था मिसबाहुल हक जावेद। मेरा अपना असली नाम इसरारुल हक है, वालिद का नाम मियाँ निसारुल हक, हमारे सारे ख़ानदान में नाम इसी तरह। ये मेरा पेन नेम था जो बस चिपक गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक बार बॉम्बे से आए तो मुझे बात बताते हो खुदा की कसम वो बंदा रो पड़ा। बड़ा पाकबाज आदमी था, सवाए सिगरेट के और कोई ऐब नहीं, पढ़े डॉक्टरेट किया हुआ केमिस्ट्री में, ये वो, बहुत आलम फाजल। बात करते हुए रो पड़े वो। तो मैंने कहा भाई, लोग कहते हैं आवाज़ उनकी ना साथ ना दे, तो कहते हैं कि मैं, वो चूँकि अजीब तरह का मुसाफिर था, अजीब तरह का सयाह था। वो साल के 2 महीने इसी काम पे लगाता था हर साल। तो मुझे कहते हैं कि मैं बॉम्बे रात को सड़कों पे निकला कि मैं रात का बॉम्बे देखना चाहिए। वो साइबेरिया गए एक बार गर्मियों में, फिर अगले साल चले गए, यार यहाँ तो सर्दियों में आना चाहिए। और मैंने कहा क्या फ़र्क है, लेकिन ये वॉज अ क्रैक पॉट। तो आंखों से आंसू आ गए, आवाज़ उन्होंने कंट्रोल की। तो कहते हैं कि वहाँ प्लास्टिक की झोंपड़ियाँ, ये प्लास्टिक नहीं होता जो मेज़ों मुज़ों पे डाल डूल देते हैं, उसके पार्टीशनें हुई वो बांसों वगैरह के साथ, पहली मंजिल भी, ग्राउंड फ्लोर ऊपर। उन्होंने कहा मैंने एक बच्चा देखा क्रॉल करता हुआ, 8, 10, 12 महीने साल का होगा, मुझे याद नहीं। उन्होंने कहा बच्चा क्रॉल करता हुआ मिडल ऑफ द रोड, मिडनाइट। तो कहते हैं मेरे से रहा नहीं गया, मैं भगा, मैंने उठाया, दूर से मुझे को लाइट नजर आई, मैंने बच्चे को उठाया और सामने वाली झोंपड़ी में, झोंपड़ी नहीं बस बॉम्बे की बात कर रहा हूं, फुटपाथ पे
अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ हिंदुस्तान में गुर्बत, खते गुर्बत पे कितने करोड़ हैं। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, सरहद पार से आपकी फेवरेट सिख बिरादरी के ख्वातीनों हजरात तरन्नुम में कुछ कह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं बहुत खूबसूरत कह रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कह रहे हैं। ये अंदर से आने वाली आवाज़ है। अच्छा, रायत इंदौरी साहब, मैं तो कभी उनको मिलना नहीं, वो ड्रामा बड़ा करते थे स्टेज पे, शायर अच्छे थे, मरहूम हो गए, अब कई साल हो गए। उनका एक शेर है, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। यानी कई साल पहले, उस वक्त भी मोदी बरसर इक़्तिदार था, जब उन्होंने ये पढ़ा, ये यही कुछ करते हैं, यही इनकी औकात है। और ज़ालिमों, सफ़ाकों, तातारियों, मंगोलों की वो नहीं देखते, उनका फोकस होता है इक़्तिदार। इसीलिए सियासत इसलिए मनहूस तरीन चीज़ है। बहरहाल मोदी एंड कंपनी ने सारा माहौल जंगी किस्म का इलेक्शन की जीत के लिए बनाया है, सबको पता है, उनके अपने अवाम को भी पता है। गुज़श्ता इंतखाबात में जो इनके साथ हुआ, क्या नारा था, अब की बार 400 पार, फिर क्या बना, तारो तार। अब अगला इलेक्शन है, उसका देखते हैं क्या बनता है। और मैं फिर वही बात कर रहा हूँ हिंदुस्तानियों से, कहो भाई अपने पुरखों की तरफ लौट जाओ। याद रखना, जो बाप अपनी वल्दियत से मुकर जाए, बापू को उन्होंने मना, मैं हमेशा गांधी जी उनका एहतराम। खैर, अच्छा, अगर पहलगाम से बीजेपी की मकबूलियत ना बढ़ी तो इस तरह का एक और वाक़या कहीं और, ये कपवाड़े तो बारामूले तो श्रीनगर के लाल चौक, कहीं भी हो सकता है। फिर सिखों की हमदर्दियां समेटने की कोशिश, समेटनी नहीं, कोशिश मशरिकी पंजाब को भी किसी न किसी इम्तिहान में डाल सकती है। जो इनकी जहनीत है, जो इनकी मेंटालिटी है। जी बिल्कुल ठीक है हसन साहब। इनकी से मुराद इंडियंस नहीं, मोदी साहब एंड कंपनी। जी हसन साहब, सिखों की तहरीक खालिस्तान के रहनुमा गरपतौत सिंह का कहना है कि 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम भारतीय फौज को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए पंजाब से गुजरने की इजाज़त नहीं देंगे। ये भी कहा कि जंग हुई तो पाक आर्मी के लिए लंगर लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये देखो, इनका नाम बड़ा मुश्किल है, सरदार जी मैं कह लेता हूँ, मैं आप बोल लेते हो, ये बड़ा मुश्किल सा नाम है, मेरे मुंह पे नहीं चढ़ रहा। इनको मैं सुनाता हूँ, इनके भी और हमारे भी, बाबा बुल्ले शाह, वो तो पढ़े लिखे जो हिंदू हैं, वो भी आशिक है उनके। इट खड़के दुक्कड़ बजे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर ते खाखा जावन, राजी होवे बुल्ला। ये बड़ी खूबसूरत बात है, मेहमान नवाजी। और याद रखना, हम चूँकि जाहिल हैं, हम कह देते हैं फ़कीर। गदागर और फ़कीर में बहुत फ़र्क है, ये फ़क्र से है। फ़कीर होना तो बहुत बड़ी सादत है। लेकिन मैं सरदार साहब का शुक्रिया अदा करने के बाद ये अर्ज़ करता हूँ कि सरदार जी, तुहाडे तो बेहतर कौन जानता है कि भुखा शेर ज़्यादा भैड़ा होंदा है। तो तुसी लंगर ना लाना, असी आप ही हिसाब चुका लेंगे माशाल्लाह। चलें, सही, आगे चलते हैं साहब। इंडिया ने समय समेत 3 बड़े पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी के अलावा मुतादिद यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। क्या कहेंगे इस बारे में? दूसरी तरफ पहलगाम हमले पर भारतीय हुकूमत, फौज, सिक्योरिटी इदारों और वज़ीर-ए-आज़म मोदी का भांडा फोड़ने वाली गुलकारा नेहा सिंह राठौर के खिलाफ गद्दारी समेत 10 इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दायर कर दिया गया। यानी गुलकारा, वो बच्ची मैंने भी देखी है, 10 इल्ज़ामात, बहुत घटिया मेंटालिटी है। एक आदमी इधर भी पा दो, भी पा दो, उधर भी पा दो। और वो कहते हैं ना, लानतुल्लाह अल काज़िबीन, मैं कहता हूँ लानतुल्लाह अल ज़ालिमीन। वो बच्ची है, वो गा रही है, खूबसूरत बात है कि वो पाकिस्तान को, उसने कहा मुर्दाबाद कैसे कहूँ, जो मेरे बाबा नानक की, अच्छा उनका एहतराम हम करते हैं। मैंने इतनी किताबें उन पर पढ़ी हैं, एक ज़माने में मैंने ये सोचा था कि वो सीरियल बनाया जाए इसमें। मैं उनका एहतराम करता हूँ बहुत ज़्यादा। सिखों का मैंने आपको पहले बताया है, मैंने नहीं इस तरह के प्यारे लोग देखे।
हालांकि हमारा बैकग्राउंड है, उसके पीछे भी पता नहीं कितनी भयानक साजिश होगी। देखो, इस तरह की पाबंदियां जाहिल लोगों के, जाहिल कौमों के जाहिल तरीन, बोधे तरीन हुक्मरान करते हैं। इससे पैदा होती है ख़ास तरह की क्यूरियोसिटी, उस गीत की डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा हुआ, क्यूरियोसिटी जब होती है ना इन चीज़ों से, वो बढ़ती है। रिपल्ट, अच्छा आप जब ओवर करोगे, खाने की आला से आला चीज़ भी आप ओवर करोगे भैया। हमारे यहाँ ये जो हमारी ये सरकार लगी हुई पंजाब से, थोबड़े थोबड़े नारे नाम फलाने, इससे रिपल्शन पैदा होती है, ओवरडोज हो जाता है आदमी। इसी इत्तदाल और म्याना रबी का हमारे हुजूर ने हुक्म दिया है, इबादत में भी और खाने में भी। लोग को कराहत आने लगती है, शक्लें मनहूस लगने लगती हैं, लेकिन इनको वो अकल है ही नहीं। इनके पास चमचे कटचे होते कहते दबी आओ लोगों के पैसे दे काला नहीं, ये वो सारा। ये जो बात है, इस तरह की हरकत ये जो बच्ची के साथ की है नेहा सिंह राठौर या जो भी, मेरा जाहिर है ये बच्ची सिख होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कतन नहीं। और वहाँ वैसे एक जुनून है, मुझे दुख होता है। बरादरी तो है ना हमारी। देखो, आप हो एंकर, मैं आपका मेहमान, और या जो कुछ भी है, ये सारा कुछ इंडिया में भी होता है, उसका रेप्लिका ही है ना। अब वो हमारे ही दोस्त, बरादरी कह लो आप, हम पेशा, ये वो, मुझे लेवल देख के दुख होता है। सिवाय नफरत के कुछ नहीं, सिवाय बक बक के कुछ नहीं। अच्छा, उसकी भी मुझे पिछले दिनों में पता लगा कि उसको कौन सा मीडिया कहते हैं और ये वो। अगर ये हमारे यहाँ भी बिकाऊ लोगों की कमी तो नहीं है, ढेर लगा हुआ है। टके टके की नौकरियों पे बिक जाने वाले, 2 प्रोग्रामों पे या 4 फलां, ये सारा छोड़ो। है तो बेसिकली हमारा सदियों का साथ है, एक दूसरे की सोबत में रहे हैं, एक दूसरे का रंग मौजूद है। जी बिल्कुल सही। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस दुनिया भर में तमाशा बन गए हैं। माजी की निस्बत इस बार बैनुल-अक़वामी मीडिया ने पहलगाम वाक़े की कवरेज नहीं की। अमरीकी और दीगर ममालिक के मीडिया ने इसे महज ख़बर के तौर पर लिया। मारूफ भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मीडिया की जानिब से पहलगाम वाक़े की नामुनासिब कवरेज पर वो सदमे से दो चार हैं। ज़राए के मुताबिक माजी के वाक़यात जिनका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया के शवाहिद अब तक सामने नहीं आए। देखो, बरखा दत्त जो हैं ये इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हैं। डिफरेंसेस हो सकते हैं, कहीं भी किसी के साथ भी हो सकते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात जिनके हम पैरों की खाक नहीं है, उनकी भी कुछ चीज़ें पढ़ते हुए ख्याल आता है कि यार ये कोई बात समझ नहीं आई, तो वो अपनी जगह पे। लेकिन बरखा दत्त एक बड़ा मोतबर नाम है, इंटेलेक्चुअली बहुत सुपीरियर हैं इन लोगों से। ये तो बेचारे वहीं बंदर बैठे हैं। तो देखो, बात सुनो, ये मैं मीडिया देखते हुए मुझे अचानक ख्याल आया कि इनमें से हर बंदा पृथ्वीराज चौहान बना हुआ है। अब तुम पूछो वो कौन? पृथ्वीराज चौहान एक बहुत दलेर आदमी था। तरह इनकी पहली जंग में शहाबुद्दीन गौरी बुरी तरह जख्मी हुआ, जंग हार गया। उसके जो साथी थे वो उसको जख्मी हालत में उठा के ले गए। उसने वो खून आलूद कपड़े तब्दील नहीं किए, अफ़गानिस्तान जाके पूरे 1 साल बाद वो उसी मैदान में तराइन के आया और उसने पृथ्वीराज चौहान का नामो निशान मिटा दिया। अब मुसीबत ये है कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, इन्हें भूलती नहीं ये छतरौल की किसी और ने है। भाई वो पाकिस्तानी नहीं थे। तारीख में याद रखो, हमेशा जो हुक्मरान तबका होता है, मुहज़्ज़ब मुल्कों की कहानी छोड़ दो, और मुहज़्ज़ब मुल्क बनने बहुत बाद में शुरू हुए। एक होता है अजलाफ, एक होता है शराफ। ये कभी भी बेचारे ठीक नहीं है। ये हमें अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनको पागल बनाने के लिए, ये पता नहीं उनको क्या किस्से कहानियाँ सुनाते होंगे। ज़रा न्यूट्रल राइटर्स की, हिस्टोरियंस की ज़रा किताबें तो पढ़ के देखो। मैं तो कहता हूँ आज से गोरों के आने से पहले, गोरों के आने के बाद, मुग़लों के दौरान, सलातीन दिल्ली के दौरान, मुझे बताओ आम मुसलमान या आम हिंदू की हालत में कोई फ़र्क था? कोई शर्म ना को गल। ठीटो
किताबें तो मैंने नहीं लिखी, गोरों की ही पढ़ लो। आज से मतलब गोरों की आमद के बाद, उससे पहले जो कुछ था, उनके आने के बाद, वो तो कल की बात है, सबको ही पता है। मुझे बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद से पहले सलातीन दिल्ली से लेके मुगलों तक, मुझे बताओ मुसलमान कितने प्रिविलेज थे? ओए बात सुनो बेटा, आप तो समझ लो, 2025 में अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, सन देखो, सदी देखो, अगर यहाँ के अवाम करोड़ों बेचारे पॉवर्टी लाइन पे, करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर, तब क्या होगा यार? एक गलत सौदा बेच रहे हैं ये जड़ा है ना हिंदू तवा प्रोग्राम, या जेड़े कोई भी लोग ने, ये झूठ बेच रहे हैं। लेकिन चूंकि जहालत वहां भी बहुत है, वहां आसानी से झूठ बिक जाता है। अगर ये बात मेरिट पे कर रहा होता है, खुदा की कसम मैं उसको और तरीके से देखता। खैर आगे चलें। हसन, भारत में कांग्रेस के रहनुमा विजय वतीवर ने मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी आपको लेना होगी। हमलावर 200 किलोमीटर तक अंदर घुसाए, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? दहशतगर्दों की जानिब से मजहब पूछने वाली बातों का मकसद अवाम को बेवकूफ़ बनाना है। तो बिल्कुल ठीक है, सादा सी बात है, इस पर मैं ये तो सवाल ही नहीं बनता। लेकिन ये बड़े हौसले वाले लोग हैं, अपने ही घर के अंदर, अपने ही हम वतनों, हम मजहबों के हाथों जलील होना बड़ा बहादुरी का काम है। इस बहादुरी में इनका जवाब नहीं। लेकिन जो जिनका सारा कुछ मरमरा गया हो अंदर से, वो लॉजिक रीजन नहीं देखते। दूसरी तरफ भारत के मुमताज माहिर आबी वसाइल का कहना है कि सिंतास मुआहदे से निकलना लाहासिल मश्क है, जिससे फायदा कुछ नहीं होगा, सिर्फ भारत पर मजीद तरक्की पैदा करने की जिम्मेदारी आएगी। देखो, ही इज नॉट द ओनली वन। ये बात बहुत से लोग कर चुके हैं और कई बार छप चुकी है। लेकिन एक पंगा लैण दा हुंदा ना शौक कुछ लोगों को, कुछ कौमां नूं, कुछ लीडरां नूं। ओ हो सुभान अल्लाह। चलो ये ठीक है। और ये भारत के मुमताज़ माहिर आबी वसाइल की बात कर रहे हो आप, तो ये ज़्यादा मैं इसको वजन दूंगा, क्योंकि भारत के हैं। अदरवाइज तो इट्स अ नोन फैक्ट। हम भी शायद अपने पिछले किसी प्रोग्राम में इस तरह की बात कर चुके हैं, और उन्होंने भी मुअत्तली किया है। मुअत्तली क्या है? हमारे यहाँ नहीं है, पुलसिए मुअत्तल हो जाते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ, उससे भी बेहतर थाने पे 3 महीने के बाद चले जाते हैं, कसरें पूरी कर लेते हैं। तो मुअत्तली किया है ना। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी बहुत कुछ देखने को बाकी है, बहुत कुछ होना नहीं, अल्लाह ना करे, लेकिन बहुत कुछ देखने को। और एक बात बताऊं बड़ी दिलचस्प, मुझे कोई बता रहा था कि इंडियन मीडिया पे ये बात हो रही है कि जी पाकिस्तानी फलाना, ओए वो बड़े वो इंजने तो परेशान। और खुदा की कसम है, मैं बात सुनो, मैं अपने इंडियन हम पेशा लोगों से, ठंड प्रोग्राम है पूरा, याद रखो, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी कि इंडिया तो फलाना तो टमकाना। नो, मुझे नहीं पता वहां क्या है, लेकिन मुझे चंद लोगों ने बताया कि इंडियन जो मीडिया है वो भाई टोटल ठंड प्रोग्राम, पुरसुकून अवाम, परवाह ही कोई नहीं। तो इसलिए ये इस तरह का प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। आई एम सॉरी, आपका सवाल इससे मुख्तलिफ था, मेरा ध्यान कहीं और चला गया। हाँ जी ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।